दोस्तों शुरू करते हैं टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जनपद पंचायत खालिस्तान के अंतर्गत, यानी जनपद जो पंचायत होती है उसके अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन है कई जिला परिषद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कई ग्राम पंचायत होती हैं, तीसरा ऑप्शन है कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, चौथा ऑप्शन है कई ग्राम सभाएं होती हैं। तो ये वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे वाक्य दिया गया है जनपद महापंचायत के अंतर्गत आगे डैश डैश डैश, तो ये वाक्य यहाँ पे पूरा करना। तो इसके आगे आएगा कि जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी कि जो जनपद पंचायत होती है इसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं और ये एक कड़ी का कार्य करती है। ये ग्राम पंचायतों और जो पंचायत से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके बीच में ये एक कड़ी का कार्य करती है, एक पुल का कार्य करती है जनपद पंचायत। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनति कोण क्या है? आनति कोण बताना है यहाँ पे। तो आनति कोण जो होता है वो होता है जो पृथ्वी के, यानी एक कक्ष जो होता है, कक्ष का कोण, कक्ष और अक्ष के, यानी कि कक्ष जो पृथ्वी का अक्ष के अनुसार जितना झुका हुआ है वही उसका आनति कोण है। तो पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 66.5 डिग्री। तो आपका राइट आंसर होगा 66.5 डिग्री, यानी कि जो पृथ्वी का कक्ष है वो पृथ्वी का जो अक्ष है उससे 66.5 डिग्री नीचे झुका हुआ है और पृथ्वी के जो अक्ष पर जो एक कोण बनता है वो 23.5 डिग्री का बनता है। इस तरीके से ये टोटल 100 डिग्री यानी कि 100% हो जाता है। तो आपको राइट आंसर होगा यहाँ पर 66.5 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है दिशा, बिल्कुल मानचित्रों पर दिशा होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दूसरा दूरी, बिल्कुल दूरी भी मानचित्र पर होती है जो दर्शाई जाती है, यानी कि इस स्थान से इस स्थान की दूरी इतनी है, ये भी मानचित्र पर दर्शाई जाती है, ये भी मानचित्र का एक घटक है। तीसरा ऑप्शन है आकार और चौथा ऑप्शन है प्रतीक। तो आकार यानी कि इस जो जगह है इसका कितना आकार है, उसका क्षेत्रफल या फिर उसका अनुपात, वो आयतन वगैरह, ये चीज़ें भी मानचित्र में दर्शाई जाती हैं। जबकि प्रतीक जो होता है, यानी उसमें मानचित्र में किसी भी तरीके का कोई प्रतीक नहीं होता। जैसे किसी का बुक्स में यानी कि किताब में भारत का नक्शा बना दिया, उस पर किसी गेहूं की फसल एक पार्टिकुलर क्षेत्र में दर्शा दी और उसके लिए एक अलग से कोई प्रतीक चिन्ह बना दिया। तो इस तरीके के चिन्ह ये बुक्स में होते हैं, जबकि मानचित्र पर इस तरीके के कोई भी प्रतीक नहीं होते। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? तो रोलेट अधिनियम 1919 था, जो रोलेट एक्ट भी बोलते हैं इसको, तो इसका विरोध क्यों किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। दूसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। तीसरा ऑप्शन है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। चौथा ऑप्शन है इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। तो रोलेट अधिनियम 1919 था, जो इसके अंतर्गत क्या था, पुलिस को अधिक अधिकार दे दिए गए थे और पुलिस यानी कि किसी को भी बिना किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस और उसको जेल में रख सकती थी, बिना कुछ कारण बताए उसको जेल में रख सकती थी। तो इस तरीके के अधिकार पुलिस को दे दिए गए थे, जिसके कारण क्या था, लोगों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो आज़ादी वो छिन गई थी, क्योंकि सभी अधिकार पुलिस के हाथ में आ गए थे और पुलिस मनमर्जी कर सकती थी। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो चोल जो साम्राज्य था वहाँ पे ये सभाएं होती थी, ये 3 तरीके की होती थी, तो उनके तीनों के अलग अलग नाम हैं, उनमें से एक सभा है। 3 जो टाइप्स हैं उनमें से एक का नाम सभा है। तो सभा में जो यहाँ पे सभा की बात चल रही है, तो सभा जो है एक बीच का लेवल होता था। सभा से एक उच्च कोटि की भी एक होती थी, एक तरीके से जैसे जिला परिषद और ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत होती है, इसी तरीके से ये थी बीच में, यानी कि ये सभा थी। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो सभा के लिए क्या था, इसके लिए एक तो जो इसमें शामिल होता था व्यक्ति, उसको भूमि का मालिक होना होता था और भूमि वो होती थी जिसका राजस्व वसूला जाता था वहाँ जो साम्राज्य था उसके द्वारा। और तीसरा ऑप्शन, उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी एक शर्त थी कि सभा के सदस्य होने के लिए उसके पास अपना घर होना चाहिए। और ये भी एक शर्त थी कि उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए जो सभा में शामिल होते हैं। तो ये 3 ही शर्त थी। और जो चौथा जो है, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इस तरह की, यानी कि आयु की कोई लिमिटेशन सभा के सदस्य बनने के लिए नहीं थी चोल साम्राज्य में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये गलत है।
छठा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, तो बोधिसत्व बताना है यहाँ पे कौन थे। तो महायान जो था बौद्ध धर्म का जो महायान पार्ट था उसी के अंतर्गत ये बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व वो व्यक्ति होता था जो निर्वाण यानी कि प्रबोध प्राप्त कर लिया करता था, तो उसी को बोधिसत्व कहा जाता था। तो ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया, दूसरा बुद्ध की प्रतिमाएं, तीसरा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चौथा बौद्ध विद्वान। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और उनको भगवान की तरह फिर माना जाता था, उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता था तो उन्हीं को बोधिसत्व कहते थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सातवां क्वेश्चन है गर्भगृह किस प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो गर्भगृह वह स्थान था जहाँ पर मूर्तियों को रखा जाता था। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मंदिरों में वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित हो सकते थे। दूसरा ऑप्शन है वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तीसरा ऑप्शन है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। चौथा ऑप्शन है वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह वह स्थान था जहाँ पर मुख्य देवी या देवता होता था जो मंदिर का, उसको वहाँ पर रखा जाता था उसकी मूर्ति को। तो ये जो प्रारंभिक जो हिंदू मंदिर थे उनका ये एक महत्वपूर्ण ये विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता या फिर महत्वपूर्ण उनका उसका एक भाग था कि वहाँ उसके गर्भगृह में मंदिर की जो प्रमुख मूर्ति या देवी देवता होता था उसकी मूर्ति रखी जाती थी। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो यहाँ पे सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, जबकि स्टेपी, पंपास और डाउन ये तीनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। तो सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नौवां क्वेश्चन है हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी जो है ये संत के जीवनी लेखक जो संत होते हैं उनके जीवनी लेखक से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है शासक के आत्मकथा लेखन से। तीसरा ऑप्शन है संत के आत्मकथा लेखन से। चौथा ऑप्शन है शासक के जीवनी लेखन से। तो ये संत के जीवनी लेखन से संबंधित है, यानी जो संत होते थे उनके जीवनी पर जो लेखन किया जाता था, और ये एक तरीके से एक गायन में होता था, यानी कि उसको गाया जा सकता था, इस तरीके से उनको जीवनी को लिखा जाता था। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10वां क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे तो पहला कथन है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दिया गया है खाद्य सुरक्षा के विषय में दो कथन दिए गए हैं और बी, तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन उत्तर का चयन करना है। तो जो पहला कथन है यानी कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ये बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा जो बी है, बी जो कथन है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय ये नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय ये है कि खाद्य जो खाने की चीज़ें हैं वो सुरक्षित हों और उनमें किसी तरीके की मिलावट वगैरह ये ना हो, वो अधिक से अधिक जो इसके इस्तेमाल किया जाता है खाने में उसको पूर्ति करे, जिस मकसद उसका लक्ष्य को पूरा करे, यानी कि उसमें सभी पोषक तत्व वगैरह उनके सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए कथन सही है जबकि बी कथन गलत है। 11वां क्वेश्चन है अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो अहोम के बारे में यहाँ पे विशेषता दी गई है 3, एक नहीं है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। दूसरा है अहोम राज्य बैगार पर निर्भर था। तीसरा ऑप्शन है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। चौथा ऑप्शन है भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं अहोम की। तो अहोम की जो स्थापना की गई थी इससे पहले भूइयां था, भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था जो उनकी थी। तो इससे पहले कौन सा समाज था, भूइयां समाज था। तो भूइयां समाज को दबा करके फिर उसके स्थान पर क्या है अहोम समाज की स्थापना की गई थी। और अहोम जो राज्य की जो स्थापना की गई थी ये बैगार पर निर्भर था। बैगार एक तरीके से कहते हैं, यानी कि टैक्स टाइप का एक होता है, एक कार्य छोटा मोटा कार्य, मतलब अपने आत्मनिर्भर एक तरीके से
वहाँ पर अपने खुद ही वो कार्य छोटा मोटा अपने इधर उधर करना, जैसे आज के समय में कह सकते हैं खेती बाड़ी और पशुपालन। तो इस तरीके के वहाँ पे अपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हीं से अपने कार्य करना और उन्हीं से अपने जीवन यापन करना, तो इसको बेगार बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। तो ये तीनों ही अहोम समाज की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे तीनों ही तथ्य अहोम समाज के विषय में सही हैं, जबकि पहला तथ्य गलत है कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ये गलत है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन है चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। तो जो चाणक्य के जो विचार हैं वो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थवेद, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है धर्मशास्त्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अर्थशास्त्र में चाणक्य के विचारों को लिखा गया है। 13वां क्वेश्चन है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पांडुलिपियों के बारे में दो कथन दिए गए हैं। तो ए कथन है पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो एक तो ये भूर्ज नामक जो वृक्ष है, ये ध्यान रखना है, इसको याद करना है। तो भूर्ज नामक वृक्ष से क्या है, भोजपत्र तैयार किए जाते थे और उन पर ये लिखी जाती थी। और दूसरा, ये जो पांडुलिपियाँ थी ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती। तो ये दो ही मुख्य उस समय वस्तुएं थी जिन पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। और बी कथन है आपका अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये भी आपका राइट कथन है। तो दोनों ही राइट हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। यानी कि जो अभिलेख थे उनको तो पत्थरों पर या फिर और किसी ऐसी हार्ड वस्तु पर लिखा जाता था, धातु वगैरह पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था, उनको अभिलेख बोलते थे। जबकि जो पांडुलिपियाँ थी वो ताड़पत्रों पर या भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र तैयार किया जाता था, जिस तरीके से कागज़ होता है और उस पर वो लिखी जाती थी। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ सिरेने में थे। यानी कि अब से 2000 साल पहले की बात करें तो वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, यानी कि शिल्प के लिए एक प्रसिद्ध था ये, यहाँ पे इसको केंद्र माना जाता था शिल्प कला के लिए। तो यहाँ ये श्रेणी में थे कौन सी चीज़ें थी जिनके लिए प्रसिद्ध था। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध मठ, दूसरा ऑप्शन धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, तीसरा ऑप्शन है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, चौथा ऑप्शन है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। तो यहाँ पे सारी जड़ ही मिलती थी, यानी कि शिल्पकार जो उन शिल्पों को जो बनाते थे, उनके जो कारीगर थे और उनको जो बेचने और खरीदने वाले जो व्यापारी थे, उनके यहाँ पे संघ, यानी उनकी एक तरीके से आज अब हम कह सकते हैं संस्था। तो इस तरीके से वहाँ पे वो मिलते थे वाराणसी में, इसीलिए वो शिल्प केंद्र माना जाता था वाराणसी को। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 15वां क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था। तो औपनिवेशिक जो काल था उसमें भारत में ब्रिटिश कला आने लगी थी, और तो इसी के साथ साथ जब ब्रिटिश कला यहाँ पे भारत में आई तो इसी के साथ साथ जो चलन शुरू हुआ था वो कौन सी कला थी। तो पहला ऑप्शन है भित्ति कला, दूसरा तेल चित्र, तीसरा ऑप्शन है लघु चित्र, चौथा ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य विधि। तो जो तेल चित्र जो ये कला थी, इसका चलन भी ब्रिटिश काल के आने के साथ साथ ही शुरू हुआ था। और ठीक है, और ये औपनिवेशिक काल के दौरान ये घटनाएं हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी तेल चित्र। 16वां क्वेश्चन लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यानी जो शासक रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण होगा वो ही ताकतवर माना जाएगा। रेशम मार्ग था, यानी जहाँ से रेशम आती जाती थी, रेशम का व्यापार होता था। तो उस 2000 वर्ष पहले क्या था, जो शासक उस रेशम मार्ग पर अपना कब्जा करता था तो उस पर उसी का कब्जा होता था जो ताकतवर होता था, और उसको इसीलिए उसको अधिक प्रसिद्ध समझा जाता था। और उस पर कब्जा किस लिए होता था, क्योंकि वो अधिक व्यापार का जो है वो प्रमुख साधन था रेशम, और उसी से राजस्व एकत्रित होता था, राज्य के लिए कमाई होती थी, इनकम होती थी। तो पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा पांड्या, तीसरा चोल और चौथा ऑप्शन है चेर। तो ये 2000 साल लगभग कुषाण जो शासक थे वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और भी प्रसिद्ध हुए होंगे राजा इसके पर नियंत्रण रखने के लिए, पर कुषाणों ने या तो सबसे अधिक समय तक वहाँ पर नियंत्रण रखा, और या फिर वो उन्होंने इस तरीके से नियंत्रण रखा कि कोई दूसरा वहाँ पर उनको इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए वो वहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए।
तो आपका 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो जिस तरीके से प्रशासनिक भाषा होती है, यानी प्रशासन के जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो भाषा होती है उसको प्रशासनिक भाषा बोलते हैं। सरकारी काम जिस भाषा में किए जाते हैं, तो उस समय फारसी भाषा सरकारी भाषा थी या प्रशासनिक भाषा थी दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में। तो पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू, चौथा अरबी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी फारसी भाषा। 18 क्वेश्चन है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। तो जब संधि की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सहायक संधि जो की गई थी, उसमें जो कंपनी थी उसने भारत के जो शासक थे, जो राज्यों में अलग अलग राज्यों में अपना शासन कर रहे थे, तो उनको किस चीज़ के लिए बाध्य किया गया था। पहला ऑप्शन है, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। तो ये तो यहीं गलत हो गया, यानी कि वो अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रख सकते, इसके लिए उन्होंने बाध्य किया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, इसके लिए बाध्य किया था, यानी कि अपनी कोई भी स्वतंत्र सेना नहीं रखोगे, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पर अगर लगता है कि तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत है तो कंपनी तुम्हें सुरक्षा देगी, बट उस सुरक्षा का खर्चा रख रखाव का जो खर्चा है वो तो खुद देना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, ये बात ठीक है, बिना किसी रख रखाव खर्चे वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करें, नहीं बल्कि खर्चा भी उन्हीं को देना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, तो यहाँ ये यहीं गलत हो गया, यानी कि वो अपनी सैनिक शक्ति नहीं रख सकते। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है, यानी जो कौन सी जनजाति ऐसी है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, संकेंद्रित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा भोटिया, तीसरा माला, इरूलर, चौथा भील। तो जो भोटिया जनजाति है वो उत्तराखंड में ही पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। तो कलमकारी जो एक चित्रकारी कपड़ों पर की जाती है, इसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य जो भारत का वो लोकप्रिय है या फिर प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा पंजाब, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी AP जो है कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है भारत में। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए आपके कंप्लीट हुए।